इसके ऊपर कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम देते हैं 0.2। कितना देते हैं? 0.2। मर्जी है भाई, दे दो, जैसा सरफेस होगा। सरफेस जो है उसके कांटेक्ट के एरिया पर थोड़ी निर्भर करता है। कांटेक्ट जो सरफेस कांटेक्ट है उसके बीच में थोड़ी ना कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। उसका कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो उसका कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है? नेचर पे। ठीक है, नेचर क्या है सरफेस का। ठीक है साहब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने इसके ऊपर डाल दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? थीटा डिग्री एंगल। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक। अब इस एक्सेलरेशन है जो ब्लॉक का होगा, इसको हम किस पे देखेंगे? एक तो देखेंगे स्मूथ सरफेस पे, और फिर हम देखेंगे इसको रफ सरफेस पे। ठीक है, स्मूथ सरफेस के अंदर भी दो कंडीशन होंगी, जब हम इसको हॉरिजॉन्टली लेके जाएंगे और एक बार इंक्लाइंड लेके जाएंगे। ठीक है, इंक्लाइंड पे हम इसको रेस्ट में रखेंगे। क्लियर? चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक समझने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ब्लॉक हमने बना लिया। ठीक, तो इस ब्लॉक को हम क्या करेंगे? इस ब्लॉक को हम स्मूथ सरफेस पर रखेंगे। किसी एक सरफेस पे हम इसको रखना है, इस ब्लॉक को। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा? ये हमारा सरफेस हो गया। ठीक है, अब इस सरफेस पे हम किसी ब्लॉक को रख रहे हैं, तो इस सरफेस पे जब हम किसी ब्लॉक को रखेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें क्या देखना है? इसका मोशन कैसा होगा। लेकिन हम मोशन जब इसका पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम देखेंगे कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा होगा। तो अगर कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे क्या होता है? स्मूथ सरफेस पर कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, यानी कि यानी कि सबसे पहले हमको देखना है स्मूथ सरफेस। क्या देखना है? स्मूथ सरफेस। तो देखिए, स्मूथ सरफेस पर क्या होगा? ठीक है, स्मूथ सरफेस है तो एक ऐसा सरफेस है जिसको हम हल्का सा पुल कर दें, ठीक है, तो इस पे फ्रिक्शन इतना नहीं होगा। तो स्मूथ सरफेस का हम क्या देखते हैं? कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 0 होता है। कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। कितना होगा? नेग्लिजिबल होगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज ये देखते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। फिर इसके बाद में देखते हैं कि ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो क्या देखता हूँ? दूसरी चीज हम क्या देखते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं हम? फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। क्या देखते हैं इसके बाद? डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन देख लिया। तो अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन जब इसके अंदर हम देख चुके हैं, तो हमें इसके बाद फाइंड करना होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। क्या देखना है हमको? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है। फिर उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, अब चलते हैं जरा, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जब बात हो गई, ठीक है, तो अब इसके ऊपर देखते हैं हम कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा। तो देखिए, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ लगता है? अपवर्ड कंडीशन में होता है। कहाँ पर लगता है? अपवर्ड कंडीशन में। और वेट ऑब्जेक्ट का कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, तो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको हम बोलते हैं, वो किधर लगता है? इसके अपोजिट लगता है। और सरफेस के क्या होता है? ये पैरेलल होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेट इजकल टू कितना हो जाता है? W इजकल टू mg। और ये यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? R। तो नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस कर देगी वेट को, यानी कि R इजकल टू कितना हो जाता है? W। तो R इजकल टू कितना हो गया? mg। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इतना लगेगा। शर्त ये है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? ऑब्जेक्ट सरफेस पर होना चाहिए। ठीक है, किस पर होना चाहिए? सरफेस पर होना चाहिए। अब फोर्स ऑफ, यानी कि पुलिंग फोर्स है या मोशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कितनी हो गई? F इजकल टू m। इस तरह की तरफ से ये एक्सेलरेट हो रहा है। दूसरी चीज कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इसका कहाँ होगा? इसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो उसके अपोजिट लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, ये कहानी हो गई। अगर देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है, तो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट अपोजिट क्या चीज होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वो वेट के अपोजिट लगता है। वेट हमेशा कहाँ लगता है? डाउन टू अर्थ लगता है। ठीक है, तो अगर इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ना चाहें, तो वेट एक फोर्स है। ठीक है, वेट क्या है? एक फोर्स है। और एफ जी क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव की तरफ होती है। तो अगर हम इसको एक्स वाई कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये हो जाता है माइनस जे कैप।
क्या हो जाता है, माइनस जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डाउनवर्ड है, क्या है, डाउनवर्ड है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या बताता है, ये कहां पर है, अपवर्ड कंडीशन में लग रहा है जे कैप में, ठीक है, प्लस, तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स हो जाएगा, ठीक है, जो इसके अपोजिट लग रहे होगा, ठीक। ये सारी चीजें हो गई हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हम जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन देखेंगे ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस के लिए क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन जीरो होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अब केस वन क्या है, ठीक है, देखिए इस केस वन के अंदर हम क्या करेंगे, इस केस वन के अंदर हमको क्या पढ़ना है, ये तो हमारा पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इस केस वन के अंदर हम जो पढ़ेंगे कहानी, ठीक है, वो कहानी ऐसी होगी, चलो मैं इसको यहीं से उठा लेता हूं। अब लेता हूं मैं केस वन, ठीक है, स्मूथ सरफेस का हमने उठा लिया केस वन, क्या उठाया, केस वन उठाते हैं, ठीक है। तो केस वन के अंदर हम क्या देखेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, केस वन, ठीक। तो केस वन के अंदर हमको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, सरफेस पर होगा, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा सरफेस पर है, यानी कि पुलिंग फोर्स लगेगा इसके ऊपर, पुलिंग फोर्स, ठीक ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक ऑब्जेक्ट लाई उठा के, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमारा मास था, एम ब्लॉक का मास था, ठीक है, एम मास का ब्लॉक था एक, ठीक है। अब इसको हमने इसकी तरफ मोशन, इस इधर की तरफ इसको मोशन कराया है, किस तरफ मोशन कराया है, राइट हैंड साइड इसका मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन तो हमारा जीरो है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका एक सरफेस बना लिया हमने, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक। अब सपोज करते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ए एक्सेलरेशन से किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स इजकल टू कितना होता है, फोर्स इजकल टू होता है एम इंटू ए, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्या बनेगा, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर किलोग्राम, या फिर दूसरी यूनिट जिसकी हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम यहीं से न्यूटन की जगह रख दें हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी जगह रख देते हैं हम, यहाँ पर नीचे किलोग्राम ऑलरेडी मौजूद है, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, तो बचता क्या है हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एम क्या है, एम लेंथ है, तो इसका ये डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन हो जाती है, ठीक है। अब हमने फोर्स को इस तरफ लगाया है, तो हमने सपोज किया है कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन हमारा फाइंड करना है हमको, कितना हो रहा है, जब हम इसको 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है, 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, और इस ब्लॉक का जो मास है, मास हमारा दिया हुआ है 10 किलोग्राम, कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम मास को हम 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो गया एफ अपॉन एम, ठीक, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, तो ए इक्वल टू एफ कितना है, 20 न्यूटन का फोर्स है और 10 किलोग्राम का मास है, तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इसके ऊपर एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। तो देखिए केस 2 क्या कहता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो रखेंगे, किस पे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे, केस 2 के अंदर। केस 2 में हमको क्या देखना है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखें, बट क्या होगा, पुलिंग फोर्स जो होगा इसका, पुलिंग फोर्स एट एन एंगल, एट एन एंगल, किसी एंगल पर हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पुल करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम पुल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल, ए एन जी एल ए, एंगल हो गया, ठीक। अब हमने क्या किया, एक स्मूथ सरफेस बनाया, इस स्मूथ सरफेस के ऊपर हमने कोई एम मास का ब्लॉक रख दिया, ये हमारा एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। अब कंडीशन डिपेंड करती है कि हम ऑब्जेक्ट को किस कंडीशन में खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कुछ डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है, डिफरेंट सिचुएशन नहीं है, वो एक नॉर्मल से केस ही है सिर्फ, ठीक है। ये रहा हमारा, तो पहली कंडीशन में हम इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, तो हम इसको कुछ एंगल थीटा लगा के इधर से खींच देंगे। अब एंगल हमें कहां बनाना है, बेस से बनाना है, या फिर हम इसको क्या करें कि कुछ एंगल से इसको इस तरफ की तरफ खींच लें, यानी पुलिंग फोर्स हमारा अब इस तरफ हो जाए। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जब फोर्स इस तरफ जा रहा है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, तो बेस से हम कुछ इसका एंगल बना लेंगे, ये एंगल सपोज किया हमने कितना है, थीटा है, ठीक। तो इसका ये क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा फोर्स का, और यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। जब वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स है तो हम क्या करेंगे, यहां पर वेक्टर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये वेक्टर कंडीशन हो जाएगी, ट्राइंगल फॉर्म बना लेगा। तो ये यहां पर क्या है, एफ वाई कंपोनेंट में फोर्स लग रहा है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहेगा, एफ वाई कंपोनेंट फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे होगा, ठीक है। यहां पर अब बात कर लें तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, यानी कि किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। इसका वेट हमेशा कहां लगेगा, W इक्वल टू कितना होगा, mg, जो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, देखिए जब हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं
तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? मोशन तो एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है और फोर्स वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, लेकिन कुछ एंगल थीटा पर हो रहा है, ठीक है। और सरफेस पर होने की वजह से ये किधर की तरफ जाएगा? ये सरफेस पर होने की तरफ एक्स डायरेक्शन में ही खिसकेगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया कि यहां पर कोई आदमी ले लिया है और ये जो आदमी था, ठीक है, ये आदमी इसको हाथ से कुछ इधर की तरफ खींच के जा रहा है, यानी कि सरफेस पे। जब हम ट्रेन से उतरते हैं तो ट्रेन से उतरते समय क्या होता है, ट्रॉली बैग होता है हमारे पास, तो हम इस ट्रॉली बैग को इस तरह से खींच रहे होते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? हमारी ये आर्म लेके आ रही है ना, ये वाली आर्म, और हम इसको इस तरह से खींच रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शन हो गया कुछ, लेकिन और सरफेस क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। जब हम इसको मूव करा लेते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम से जब इसको बैलेंस करेंगे तो एफ वाई कंपोनेंट जो है फोर्स का किसके साथ में जा रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन के साथ में, और वेट इसका कहाँ लग रहा होगा? डाउनवर्ड। अब एफ वाई डायरेक्शन कितनी होती है? एफ साइन थीटा प्लस आर इजिकल टू कितना हो जाएगा? एम जी। ये नॉर्मल रिएक्शन की बात होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ एक्स कंपोनेंट के अंदर जा रहा है। किस कंपोनेंट के अंदर जा रहा है? एफ एक्स कंपोनेंट के अंदर, ठीक। अब जब हम इसको एफ एक्स कंपोनेंट के अंदर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए। इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अब इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक्स का कंपोनेंट हमने लिख दिया, कितना हो गया? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? एम ए। तो यहां से कितना मिल जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन कॉस थीटा। ओए गलत लिख दिया, ठीक है। यानी कि कितना हो गया? एक्सेलरेशन जो हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा अपॉन मास, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा होगा? फोर्स के एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन में हो रहा होगा। किस डायरेक्शन में? एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक। अब इसके ऊपर हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। इसी कंडीशन में जब यहां पर ये कंडीशन है तो बस क्या होगा? इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट चला जाएगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। जब इस बेस से हम थीटा बना लेंगे, ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ वाई, और ये कितना होगा? एफ एक्स, जब हम इस एफ न्यूटन के फोर्स से इसको खींच रहे होंगे, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है, प्रैक्टिकली ये सब कुछ ही नहीं है, ठीक है। यानी कि एक्स वाई कंपोनेंट हमारा वहां पर फॉर्म हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कितना होगा? एफ एक्स कॉस थीटा होगा, यानी कि एफ कॉस थीटा कितना होगा? यहां पर हम इसको लिख लें सिर्फ एफ कॉस थीटा, ठीक है। एफ कॉस थीटा अपॉन एम, ये हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसका न्यूमेरिकल क्या कहता है, ठीक। तो न्यूमेरिकली कंडीशन देखने के लिए हम क्या करें? सपोज करते हैं कि सरफेस पर हमारा कोई मास रखा हुआ था, ठीक है। ये सरफेस है, इस सरफेस पर कोई मास रखा हुआ है, और इसको हमने क्या किया? इसको हमने कुछ एफ फोर्स से खींचा। जब हमने इस एफ फोर्स से खींचा तो ये बेस से कितना डिग्री एंगल बना रहा था? ये बेस से जो डिग्री एंगल बना रहा था, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर 20 न्यूटन के फोर्स से हमने इसको खींचा था, और ये यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा था। कितने डिग्री का एंगल बना रहा था? एक्स कंपोनेंट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका एफ कॉस थीटा अपॉन एम। अब यहाँ पर मास की कुछ वैल्यू दे देगा। सपोज कीजिए ये 2 किलोग्राम का मास था, ठीक है, और इसको हमने 20 न्यूटन के फोर्स से खींचा था, तो ये हो गया 20, और ये हो जाएगा हमारा cos 60 अपॉन यहाँ पर कितना हो गया? मास कितना है? 2 किलोग्राम का, और cos 60 की वैल्यू हम जैसे ही इसके अंदर पुट कर देंगे तो cos 60 होता है हमारा 1/2, और ये हो गया हमारा नीचे 2, ठीक है। तो कंडीशन हमारी कितनी हो गई? 20/4 हो गया, तो 4 बन जाए 4, 4 5 जा 20, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा इसका? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। जो भी जिस तरह सा भी मोशन होगा, एक्सेलरेशन इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का ये एक्सेलरेशन करवा रहा है। क्लियर? अब चलते हैं जरा केस थर्ड के अंदर। केस थर्ड के अंदर क्या होगा? ये तो पुलिंग फोर्स है। अब हम क्या करें? किसी को एफ न्यूटन के फोर्स से पुश करें, किसी एंगल के ऊपर पुश करेंगे इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जब हम केस 3 लेंगे, ठीक है, तो केस 3 के अंदर हमको क्या करना है? केस 3 के अंदर हम किसी एम ऑब्जेक्ट के मास को, ठीक है, जो कि हमारा सरफेस पर पड़ा हुआ होगा, ये सरफेस पर ये हमारा एम ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्या देखना है? इसके ऊपर जो हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लाके हम इसको लगा रहे हैं, तो हमको ये देखना है। तो सपोज कीजिए कि हम इसको एफ न्यूटन के फोर्स से
इधर की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये बेस से हमारा यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, वेक्टर शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, वेक्टर शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक। यानी कि ये फोर्स इस तरफ जा रहे होगा इसका, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये बेस से एंगल कितना बना रहा है, थीटा डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारा एफ एक्स हो जाएगा, ये कितना हो गया हमारा एफ वर्टिकल वाई हो जाएगा, और ये एफ न्यूटन का फोर्स हो गया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ होता है, ऊपर की तरफ लगता है। अब इसके अंदर क्या है, वेट इसका वर्टिकल कंपोनेंट के साथ में है, किसके साथ में, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ में। तो आर जो है नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस हो रहा होगा, वेट प्लस एफ वाई, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। और वेट कितना होता है हमारा एम जी प्लस एफ वाई हमने ले लिया यहाँ पर। तो एफ वाई को हम चाहें एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन की बात हो गई यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सेलरेशन की। तो देखिए जब इसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर वेक्टर शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर वेक्टर शिफ्ट कर देंगे तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म बना लेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। इस कंडीशन में भी देखिए एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है हमारा एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। जब एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होता है तो फोर्स कितना हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, एम ए, ठीक है, एम ए। और एफ एक्स कितना होता है, एफ एक्स होता है हमारा एफ कॉस थीटा, कितना होता है, एफ कॉस थीटा इजिकल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन इस कंडीशन में भी कितना मिलेगा हमको, एफ कॉस थीटा अपॉन एम, ठीक है। ये हमारा इसके ऊपर एक्सेलरेशन आ रहा है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर पुश करें तो हम वही सपोज करते हैं कि हमारा एंगल जो है कितना डिग्री है, 45 डिग्री एंगल पर हमने इसको पुश करा, यानी कि बेस से कितना डिग्री एंगल बना रहा था, 45 डिग्री एंगल पर इसको हमने पुश करा। मास लिया हमने 1 किलोग्राम का, कितने किलोग्राम का मास लिया, 1 किलोग्राम का। और हम इसको कितने न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहे हैं, 10 न्यूटन के फोर्स से, 10√2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 10√2 न्यूटन के फोर्स से हम इसको पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, तो देखिए दोनों ही कंडीशन में हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन जो है हमारा कितना आ रहा है, एफ कॉस थीटा अपॉन एम आ रहा है। तो इस कंडीशन में भी ए इक्वल टू कितना हो गया, एफ कॉस थीटा, एफ हमारा कितना है, यानी कि एफ हमारा है 10√2 और cos 45 लगाना है, कितना लगाना है, cos 45 अपॉन m कितना है हमारा, 1 किलोग्राम है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 10√2 और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन इसके अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम इस मोशन को क्या करें, यानी कि फ्रिक्शनल लेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है या 1 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल कर दिया हमने। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब इंक्लाइंड प्लेन लेंगे और इंक्लाइंड प्लेन पर जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उस कंडीशन में उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। चलिए एक केस और ले लेते हैं, केस 4 है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, केस 4, ठीक। इस केस के अंदर हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को हमने किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा। ये हमारा कोई इंक्लाइंड प्लेन का ऑब्जेक्ट था, कलर कोई और सा लेते हैं, सपोज किया हमने ये कलर लिया, ठीक। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमको क्या करना है, कोई एम ऑब्जेक्ट का मास लाके रख देना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर एम ऑब्जेक्ट का मास लाके रखेंगे, ये लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट वाली कंडीशन में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस पर है हमारा, रेस्ट पर होना चाहिए, किस पर है, रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को हम तोड़ेंगे। देखिए जब ये एंगल थीटा है तो ये बेस से यहां भी कुछ एंगल बना रहे होगा, ये इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि देखिए ऐसे समझते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर, ठीक, और वेट नीचे, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर फोर्स होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यहां पर होता है वेट। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर पड़ा हुआ है, तो सपोज किया ये बेस से कुछ एंगल बनाएगा, इसके वेट के कंपोनेंट टूट जाएंगे, यहां पर इसका वेट हो गया, ठीक है, ये इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया जो कि नेग्लिजिबल है, छोड़ दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो कंडीशन क्या है हमारी, ये हो गया हमारा एम जी, और ये कितना हो जाएगा हमारा, जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाता है हमारा एम जी साइन थीटा, और ये हमारे क्या हो जाती है नॉर्मल रिएक्शन आर।
अब मोशन हो नहीं रहा है इसके अंदर, तो एक्सेलरेशन इसका जीरो है, मतलब मोशन नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पर रखा हुआ है। अगर ये मूव करेगा तो किस कंडीशन में मूव करेगा, इस कंडीशन में मूव करेगा। तो यहां से हम इसको ले लेते हैं एम ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एम जी साइन थीटा। तो एम से एम कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू कितना मिल गया आपको, जी साइन थीटा। क्योंकि देखिए जब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आएगा, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, तो ये स्लिप करेगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है, खुद ब खुद स्लिप कर रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन किस कंडीशन में जा रहा है, इस कंडीशन में जा रहा है ना, एक्सेलरेशन एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि सपोज कीजिए कि एंगल हमारा 30 डिग्री था, कितना डिग्री था, एंगल हमारा 30 डिग्री था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसके ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, ठीक। तो कहता है कि इस कंडीशन में एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना होगा, तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू हमने कितनी लगा दी 10, और यहां पर हमने कितना लगा दिया साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसके अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। ये हमने देख ली एक्सेलरेशन की 4 कंडीशन है स्मूथलेस सरफेस पर, यानी कि जहां पर मतलब स्मूथ सरफेस है, स्मूथ है यानी कि एकदम चिकना है, और चिकने के ऊपर क्या ना कोई फोर्स लगाने की इतनी जरूरत नहीं होती है, वो सारी चीजें क्या होती है अपने आप नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ चलने जाने लगेंगी, जिस कंडीशन में हम उस कंडीशन को दे रहे हैं, ठीक। ये कंडीशन रही हमारी पहली, कौन सी हो गई, मतलब विदाउट फ्रिक्शन हो गई। अब क्या, रफ सरफेस लेंगे, कौन सा सरफेस लेंगे, रफ सरफेस, ठीक है। तो चलते हैं हम रफ सरफेस के ऊपर। तो रफ सरफेस में भी केस 1 होगा, ठीक है, और रफ सरफेस में केस 2 होगा, केस 3 होगा। तो हम पहले केस में ही इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा, अब क्या है, सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आ गया है, ठीक। सरफेस के बीच में क्या आ गया, फ्रिक्शन। ये हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया, और इस सरफेस के ऊपर हमने कोई एम मास का ब्लॉक रखा, क्या रखा, जिस ब्लॉक का मास कितना है, एम है, ठीक। अब इसके ऊपर हमने एम मास का ब्लॉक रख लिया एक, ठीक है। यहां पर कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है, यानी कि कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मौजूद है, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहां भी फ्रिक्शन में हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था 3 कंडीशनें होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब रुका हुआ होगा तब भी इसके पास फ्रिक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद में कौन सा फ्रिक्शन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद में आता है तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को आगे बढ़ाएगा, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। तो तीसरा फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। यहां पर थोड़ा सा मैं फ्रिक्शन के बारे में बताता चलूं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर बनाए रखता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आता है, मोशन में होगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या करता है कि रेस्ट वाली कंडीशन को काइनेटिक में चेंज कराता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। तो चलो इसकी बाद में बात हो गई, पहले ही हो गई थी, अब दोबारा मैंने हल्का सा इसको समझा दिया। देखिए ये हमारा एक्सेलरेशन इसके ऊपर हो रहा था, मास के ऊपर, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है। केस 1 के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज इसका हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका कहां होगा, आर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा इसके ऊपर, वेट इसका कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो यहां पर क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट और पैरेलल सरफेस के पैरेलल और जस्ट अपोजिट क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ हो जाएगा तो फिर मोशन इस तरफ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वेट, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन इसका मौजूद है, फोर्स इधर की तरफ से लग रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, पुलिंग फोर्स हो गया। पुलिंग फोर्स जस्ट क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अपोजिट होगा। तो मोशन जब इधर की तरफ हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पर हो जाएगा P माइनस एस, P माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, P माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और ये कहां पर क्या हो रहा है, हमारा मोशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो पुलिंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन कितना हो जाएगा, मास, ठीक है। अब सपोज करते हैं, देखिए एफ एस किसके बराबर होता है, एफ एस बराबर होता है हमारा किसके, एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर, कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और क्या हो गया हमारा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये कंडीशन हमारी इसके ऊपर हो गई, ठीक, यानी कि ये हमने देख लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात कर लें। तो सपोज किया कि इसके ऊपर कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है हमको, कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है एफ एस, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन का, और जो पुलिंग फोर्स है,
पुलिंग फोर्स, ठीक है, वो कितना है 4 न्यूटन का, और जो ऑब्जेक्ट का मास हमने ले लिया वो कितना लिया 0.5 किलोग्राम का हमने मास लिया, जिसके ऊपर हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको 4 न्यूटन का फोर्स लगा के पुलिंग करा रहे हैं, और पुलिंग कराने के बाद में फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके ऊपर 2 न्यूटन का है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया, पुलिंग फोर्स यानी कि पुलिंग फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि 4 - 2 अपॉन 0.5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसके अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ 2, और 0.5 को ऊपर लेके गए तो 0 का 0, 5 4 जा 20, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है। अब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसकी जस्ट अपोजिट क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। केस 2 के अंदर देखते हैं कि अब इंक्लाइंड प्लेन लेंगे और इंक्लाइंड प्लेन पे हम एक्सेलरेशन कराएंगे और इंक्लाइंड प्लेन पे हम रिटार्डेशन कराएंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन देखेंगे। अब हमको क्या करना है, कैसा केस लेना है, इस केस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड रखेंगे, क्या रखेंगे, इंक्लाइंड साहब, इंक्लाइंड रखना है साहब, यानी कि एक इंक्लाइंड सरफेस ले लिया, ये हमारा कुछ एंगल है, इंक्लाइंड से ये बना रहा है, ठीक है साहब। इस कंडीशन में यहां पर ये बेस एंगल इसका क्या है, थीटा। अब इस इंक्लाइंड सरफेस पर हमने एक मास m ऑब्जेक्ट का मास लाके रख दिया, जैसे ही हम m मास इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशन बन रही होंगी। तो देखिए सबसे पहली चीज हम क्या करा रहे हैं, केस 1 के अंदर हम देखेंगे केस 1, ठीक है। तो केस 1 क्या है हमारा, मोशन क्या है, अपवर्ड मोशन होगा इसमें, मतलब ब्लॉक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जा रहे हैं भैया ऊपर ही की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है साहब। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज इसका नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ, वेट डाउनवर्ड होगा, कंपोनेंट में टूटेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट होता है साहब, वेक्टर कंपोनेंट। तो यहां से भी बेस से ये थीटा बना लेगा, तो जैसे ये थीटा बनाएगा तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो गया mg sin थीटा। अब ब्लॉक का मोशन किस तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट इसके कहां जाएगा, अपोजिट चला जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर जो r बैलेंस हो रहा है वो r किस कंडीशन में बैलेंस हो रहा है, तो r हो रहा है हमारा कितना, mg cos थीटा, कितना हो रहा है, mg cos थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि डाउनवर्ड आ रहा है तो वेट इसका ज्यादा फील होगा, mg sin थीटा माइनस हम क्या करेंगे, fs कर देंगे, और जैसे ही हम इसको fs करेंगे तो मोशन कितना हो जाएगा, f = ma, इसका मोशन हो गया साहब। तो यहां पर हमने क्या किया, mg sin थीटा रखा माइनस fs की जगह कितना रखेंगे, म्यू इंटू आर इजिकल टू कितना हो जाता है हमारा ma। तो ये हो गया हमारा mg sin थीटा माइनस म्यू की जगह कितना, r की जगह कितना रख देंगे हम, mg cos थीटा, ठीक है। यहां से दोनों तरफ से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, mg मिल गया हमको कॉमन, तो ये हो गया हमारा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू यानी कि इजिकल टू ma, m से m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना मिला हमको, g ब्रैकेट में sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। जब कब होगा ये कब होगा भैया, ये होगा कब, ये होगा जब मंजूर खुदा होगा, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन है भैया जब ये नीचे जा रहा है तो कंडीशन आ गई ये। अब हम क्या करें कि इस सरफेस पर हमने कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिया 0.5, तो यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है हमारी 0.5, कितनी है 0.5, और ये बेस से कुछ एंगल बना रहा था, इसका एंगल हमने लिया कितना 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री हमने एंगल लिया। मास जहां ब्लॉक का मास ले या ले इससे कोई फर्क नहीं है, कोई क्वेश्चन के अंदर आना नहीं है, तो हमने इसको डाल दिया 2 किलोग्राम का मास है, 2 किलोग्राम का मास हो गया। जब 2 किलोग्राम का मास है तो अब इसके ऊपर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ले लेते हैं 10, कितना ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे ही ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ तो ए इक्वल टू कितना हो गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, cos थीटा cos 45, जी की वैल्यू लगा दी 10, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, म्यू की वैल्यू होती है 0.5, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है साहब। √2 कॉमन आ गए तो ये कितना होगा 10√2, और यहाँ पर कितना बचा 1.5, ठीक है, 1 - 0.5, 1 - 0.5 जैसे ही होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से 0.5 गया तो बचेगा कितना 0.5 ही बचेगा, तो ये कितना हो गया √2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 का मल्टीप्लाई हम 0.5 में करेंगे तो मिलता है हमको 5/√2, और चाहे इसको ऊपर नीचे कर लें तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अपनी तरफ से, तो ये हो जाएगा 5/2 2 से 2 कैंसिल करते हैं 5, तो ये हो गया 2.5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके ऊपर एक्सेलरेशन आ रहा है। इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि ब्लॉक को हम नीचे ले आए।
अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक को ऊपर लेके चलेंगे, ऊपर का ऊपर। चलो भैया ऊपर चल रहे हैं, क्या करें, चलना है भैया, चलना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, दो ही काम बचे हैं। अब ये लिया हमने कुछ, यहां से एंगल बना लिया, इसका बेस से ये एंगल बना रहा है साहब थीटा डिग्री एंगल। ठीक, अब हमने क्या करा, इसके ऊपर एम ऑब्जेक्ट का मास लाके यूं ठेला जैसे ही, तो इसने हमें पेला वैसे ही। ठीक है साहब, ये हमने रख लिया इसके ऊपर यूं, ये एंगल बना लिया इसने यहां से थीटा। ठीक है साहब, अब जो बेस से कुछ एंगल बना रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ लेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, वेट नीचे, कंपोनेंट में टूट गया, ये हो गया साहब। ठीक है साहब, अब देखिए इसका जो एक्सेलरेशन था वो इस तरफ था, किस तरफ था, इस नहीं, अभी तो डाउनवर्ड करा लिया ना, अपवार्ड लेके जा रहे हैं। अब कहाँ लेके जाना है, अब अपवार्ड लेके जाना है साहब। तो अब मोशन किस तरफ हो रहा है साहब, मोशन जो इसका हो रहा है वो एक्सेलरेशन अपवर्ड जा रहा है, एक्सेलरेशन इस तरफ, यानी कि मोशन इस तरफ, फ्रिक्शन इस तरफ। ठीक है साहब, तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, फ्रिक्शन इसका इस तरफ होगा, यानी कि जिस कंपोनेंट में ये आ रहा है यहां पर इसका क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक, अब इसके हम तोड़ लेते हैं, तो ये हो गया हमारा थीटा और ये हो गया हमारा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया वेट हमारा एम जी और ये हो गया हमारा एम जी साइन थीटा। ये एम जी साइन थीटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एस हो गया। ठीक है साहब, इस कंडीशन में क्या हुआ, देखिए इस कंडीशन के अंदर जो कहानी रची जाएगी वो कहानी कुछ ऐसा रची जाएगी। ठीक है साहब, चलो ये ले लेते हैं, देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अप, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है साहब, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एम जी साइन थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि एफ एस, कितना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना, एफ एस, एक ही डायरेक्शन में भैया, एफ एस इजिकल टू कितना हो गया, एम ए। ठीक है, एम जी, यहां पर आर किससे बैलेंस हो गया, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, तो आर किससे बैलेंस हो रहा है हमारा, एम जी कॉस थीटा से बैलेंस हो रहा है साहब। एम जी साइन थीटा यहां लगाया और प्लस म्यू इंटू आर करा, तो ये कितना हो गया, एम ए हो गया, और ये कितना हो गया, एम जी साइन थीटा हो गया, प्लस म्यू की जगह कितना रखा हमने, एम जी कॉस थीटा रख लिया, और हमारा म्यू ऐसे ही आ गया, सॉरी आर की जगह रखा था मैंने, एम ए हो गया साहब। एम सट्टे से कॉमन आ गया, तो जैसे ही ये सट्टे से कॉमन आएगा तो ये कितना बचेगा, जी साइन थीटा, और यहाँ पर कितना बचेगा, जी कॉस थीटा। लेकिन साथ में कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, और ये कितना हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ से सट्टे से हमने क्या किया, एम कॉमन लेके इसको सट्टे से उड़ा दिया, तो जैसे ही हमने इसको उड़ाया तो ये एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। हम क्या करें, यहां से जी की वैल्यू भी ले लें कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक, तो एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, क्या आ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में आया भैया। अरे भैया चूका है, चल भैया तू ऐसे चल और तू थोड़ा सा ऐसे हो जा, हो गया पूरा। ठीक है साहब, अब इस कंडीशन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ है साहब। ठीक, यानी कि एक ब्लॉक था जो थीटा डिग्री एंगल पर डाउनवर्ड आ रहा था, नहीं अपवर्ड जा रहा है, कहां जा रहा है, अपवर्ड। इसका वेट हमने ले लिया 2 किलोग्राम। ठीक, इसके ऊपर कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम देते हैं 0.2, कितना देते हैं, 0.2, मर्जी है भाई, दे दो, जैसा सरफेस होगा। सरफेस जो है उसके कांटेक्ट के एरिया पर थोड़ी निर्भर करता है, कांटेक्ट जो सरफेस कांटेक्ट है उसके बीच में थोड़ी ना कफिशिएंट फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, उसका कफिशिएंट फ्रिक्शन ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो उसका कफिशिएंट फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है, नेचर पे। ठीक है, नेचर क्या है सरफेस का। ठीक है साहब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने इसके ऊपर डाल दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, थीटा डिग्री एंगल जो था हमारा वो 30 डिग्री है, अब हमने चेंज कर लिया। ठीक, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। जी की वैल्यू डाल दी हमने 10, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमने ले लिया 10, तो ये हो गया हमारा साइन 30 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू हमें कितनी डालनी है, म्यू की वैल्यू हमने डालनी है 0.2, और कॉस 45 हमारा कॉस 30 कितना होता है वो तो अभी देख लेंगे भैया। तो देखिए साइन 30 तो होता है 1/2, कितना, 1/2 प्लस ये हो गया 0.2, और cos 30 अंडर रूट 3/2। ठीक है साहब,
इंटू 10। तो हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यू जैसी इसके अंदर डालेंगे तो ये हो गया 10.2 और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा √3 और नीचे बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 5 × 5 यानी कि 5 कितना आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया हमारा a = 5 + √3। ठीक है, और हम √3 की वैल्यू भी यहाँ पर कुछ पुट कर दें 1.7, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाता है 1.7 रख दिया हमने। चलो तो ये हो गया 5 + 1.7, तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब आ गया, सॉरी सेकंड। यानी कि ये हमारा हो गया एक्सेलेरेशन के बारे में खत्म। अब इसके बाद में हम देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, वर्क डन देखेंगे, वर्क डन के बाद में और जो हमारे टॉपिक आ रहे हैं उसको हम देखेंगे। टॉपिक कौन कौन से होते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए